तो चलिए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मोलैरिटी से कंसंट्रेशन टर्म को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी। जिस तरह मोलैलिटी को मोलल बोलते हैं, मोलल, उस तरह मोलैरिटी को मोलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोलर। 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे करके ये होता है स्टूडेंट। जो मोलरिटी होता है वो ये बताता है कि कितने सॉल्यूट सॉल्यूट के कितने मोल 1 लीटर सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सुबह के बज रहे हैं 6। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया मोलैरिटी। अब अगर क्या बोलते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास, ये हमारा मोल्स हो जाता है। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम लीटर में। अब अगर वॉल्यूम हमारा ml में होता है तो ऊपर ऊपर हम क्या कर देंगे, 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वॉल्यूम हमारा ml में होता है तब 1000 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखते हैं जैसे जैसे कि हमारा मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में है, ऊपर हम क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। मोल में 1000 से मल्टीप्लाई करने पर वो हो जाता है हमारा मिली मोल। तो मिली मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मिलीग्राम, मिलीमोल। ठीक है, मिलीलीटर, मिलीमीटर, वही बात है, इसके लिए भी अप्लाई वही चीज हो रही है। जैसे कि देखो 1 मिलीमोल इज इक्वल टू होता है 1 मिलीमोल इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मोल। ठीक है, तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻³ मोल, 3 मिलीमोल। ठीक है, वही है कि अगर 1000 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ है मोल में, मान लो यहाँ पे 1 मोल होता, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो उसको हम मिलीमोल हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये ml में है तो हमारा, ठीक है ना, ये भी मिलीलीटर है, ये मिलीमोल में हो गया ऊपर। तो मिला जुला के ये भी एक फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर मिली मोल में दिया रहे तो हमें ml को लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। देखो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलरिटी। मोलरिटी में अगर मान लो कि कोई सॉल्यूशन है, जैसे कि मान लो अगर सॉल्यूशन है ना, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं हम इसको, 1 डेसी मोलर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मोलर, ऐसे लिख सकते हैं 1 डेसी। क्योंकि देखो डेसी में क्या होता है, 10⁻⁻1 होता है, सेंटी में 10⁻³ होता है, मिली में 10⁻, सेंटी में 10⁻² होता है, मिली में 10⁻³ होता है। 1 सेंटी मोलर अगर कहीं लिखा है क्वेश्चन में तो कितना रहेगा, 10⁻² मोलर।
मतलब इतने मोल 1 लीटर में, ठीक है। 1 मिली मोलर लिखा है। अगर आपको यूनिट वाला पता होगा ना, यूनिट कन्वर्जन की एक वीडियो होगी मेरी, देख लीजिएगा आप लोग उसको। 10⁻³ मोलर, ठीक है। डेसी का क्या होता है? 10⁻1 होता है। सेंटी क्या होता है? 10⁻2 होता है। मिली क्या होता है? 10⁻3 होता है। डेसी, सेंटी, मिली एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो यूनिट कन्वर्जन में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो अब इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन देखते हैं ना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया 10⁻1 मोल जो है, 1 मोल कितने में है? 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलैरिटी। डाइल्यूशन मतलब क्या बेटा? पानी मिलाना, ठीक है। डाइल्यूशन मतलब पानी मिलाना। डाइल्यूशन ऑन मोलैरिटी। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलैरिटी, ठीक है। अब मान लो कि देखो देखो कैसे हम देखते हैं इसका इफेक्ट, क्या इफेक्ट होता है। मान लो कोई सॉल्यूशन है ये, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के पास मान लो कि मोल है n, ठीक है। कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें n मोल है सॉल्यूट के। इसकी मोलरिटी क्या है? m1 है। इसका वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन का? v1 है, ठीक है। और मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? m1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? n/v1 लिख सकते हैं इसके लिए। अब इसमें अगर हम वाटर डाल रहे हैं H2O, ठीक है ना। मान लो बाल्टी भर पानी इसमें क्या कर दिए हम, डाल। अब हम पानी मिला रहे हैं ना, तो सॉल्यूट का मोल तो चेंज होगा नहीं। जितना जो सॉल्यूट होगा वो तो सॉल्यूट रहेगा। इसमें पानी मिला रहे हैं मतलब सॉल्वेंट मिला रहे हैं, ठीक है। और मोलरिटी में क्या होता है? हम मोल किसके लेते हैं? सॉल्यूट के लेते हैं। तो आफ्टर मिक्सिंग, मतलब मिक्स होने के बाद जो मोल है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम होगा, सेम होगा, ठीक है। अब इसमें इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मोलरिटी क्या हो जाएगी? इसकी चेंज हो जाएगी। मोलरिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो सकती है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मोलरिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि मोल पर लीटर होता है मोलरिटी। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी चेंज हो जाएगी। तो जो मिक्सर हमारा डाइल्यूशन के बाद क्या होगा? इसके मोल तो हमारे n रहेंगे, मोल तो वही रहेंगे। मोलरिटी इसकी चेंज हो जाएगी m2, और वॉल्यूम इसका चेंज हो जाएगा v2, ठीक है। अब v2 क्या है हमारा? v2 क्या है? v1 जो वॉल्यूम पहले था और जितना वाटर हम डालें, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। जितना पानी डालें हम उसका वॉल्यूम, ये हमारा v2 हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं, मान लो एक इक्वेशन ये है। अब यहाँ से m2 क्या हो जाएगा आफ्टर मिक्सिंग? n/v2, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि अगर यहीं पे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1v1। इसके लिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2v2। तो जो फॉर्मूला निकल कर आता है डाइल्यूशन के लिए बेटा, वो यही आपको याद रखना है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, मान लो इक्वेशन 2 ये थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? m1, ये देखो इक्वल है, मोल मोल चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ये वाला भी इक्वल हो जाएगा। m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अब ये मोलरिटी जो है बिफोर डाइल्यूशन है, और इधर वाला जो मोलरिटी है आफ्टर डाइल्यूशन है। वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन, वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। समझ में आया? तो चलो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? बढ़ गया, ठीक है।
अब देखो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई वी होता है। अब नीचे की क्वांटिटी जो बढ़ रही है वॉल्यूम, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मिक्सिंग डाइल्यूशन के बाद मोलरिटी क्या होती है, घट जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो था डाइल्यूशन, ठीक है। अब दो दो अगर सॉल्यूशन हम मिक्स कर देते हैं, अगर दो डिफरेंट सॉल्यूशन को हम मिक्स कर देते हैं, तब क्या मोलरिटी पे इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में देख लेते हैं हम। तो आपको मेन ये याद रखना है, ठीक है, जो ये फार्मूला मैंने अभी लिखा है यहाँ पर, यही याद रखना है। डाइल्यूशन के लिए अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाइल्यूशन की बात आ रही है कि मोलरिटी इतनी थी, हमने वाटर मिला दिया, तो मोलरिटी क्या होगी, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना, बिफोर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। मोलरिटी बिफोर डाइल्यूशन, वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन। अब ये मोलरिटी मान लो कैलकुलेट करना रहेगा डाइल्यूशन के बाद, फिर हम V2 रख देंगे, तो मोलरिटी कोई एक तीन दिया रहेगा, इसमें से हम एक कोई क्वांटिटी क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मोलरिटी आफ्टर मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, मोलरिटी आफ्टर मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, दो दो डिफरेंट सॉल्यूशन को। तो देखो ठीक है, ऐसे ही देखो इसको भी। मान लो कि एक सॉल्यूशन था जिसका मोल क्या था, N1 था। अब सॉल्यूशन मिक्स करेंगे तो उसमें सॉल्यूट भी होगा, तो मोल चेंज हो जाएगा, इसलिए हम मोल पहले N1 मान रहे हैं, मोलरिटी M1 है, और वॉल्यूम इसका क्या है, V1 है, ठीक है। अब इसमें मिक्स करने पर हम क्या करते हैं, अगर मान लो कोई दूसरा सॉल्यूशन इसमें मिक्स कर दिए हैं, इसका मान लो मोल N2 है, मोलरिटी M2 है, और वॉल्यूम क्या है इसका, V2 है, ठीक है। तो इसके लिए हम मोलरिटी की इक्वेशन एक लिख सकते हैं, N1 इज इक्वल टू M1V1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, मान लो इक्वेशन 1 हो गई। अब N2 दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या लिख सकते हैं, M1V2, ये दूसरे सॉल्यूशन के लिए लिख सकते हैं, ठीक है ना, मोलरिटी और मोल्स के बारे में। अब अगर मिक्स होने के बाद क्या होगा, जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा, उसका तो मोल जो हो जाएगा इसमें N1 प्लस N2 मोल हो जाएगा, ठीक है। और मोलरिटी चेंज हो जाएगी इसकी, M3 मान लो हो गई, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा मिक्स होने के बाद, V3, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इक्वेशन थर्ड, इसके लिए हम इक्वेशन थर्ड लिख सकते हैं N1 प्लस N2, ठीक है, या N3 करके N1 प्लस N2 फिर बाद में कर देते हैं, डायरेक्ट हम लिख दिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, M3 V3, ठीक है। अब N1 की वैल्यू यहाँ दी है, N2 की वैल्यू दी है, इसमें पुट कर दो इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं हम, ये डिफरेंट सॉल्यूशन मिलाएंगे तो उसके लिए मोलरिटी है। N1 क्या है हमारा, पहले इधर से लिख देते हैं M3V3 इज इक्वल टू N1 कितना है, M1V1, N2 कितना है, M2V2, ठीक है। तो मोलरिटी क्या हो जाएगी मिक्सचर की, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3, और V3 क्या है हमारा, V3 क्या होता है, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, दोनों वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो V1 प्लस V2, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन निकल कर आई है मोलरिटी की, आप इसको तैयार कर लो, ठीक है, कि यही मिक्सचर के लिए डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी यही होती है, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3, मतलब V1 प्लस V2, ठीक है। तो चलो आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एनसीईआरटी इंडेक्स के।
ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन में दिया है हमारा इंटेक्स का क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज से पहले आपके बुक में, तो इसे पहले सॉल्व करना जरूरी है। देखो, इसमें लिखा है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का, CCl4 का, इन 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको पता है कि जो बेंजीन का दिया है सॉल्यूट है, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, सॉल्वेंट है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है, पहले तो मास परसेंट क्या होता है, मास परसेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन का कैलकुलेट करना है तो बेंजीन का लिखेंगे हम, मास ऑफ बेंजीन अपॉन, मास ऑफ कंपोनेंट लिखते ना है, बेंजीन का लिखना है करना है तो बेंजीन लिखेंगे हम, मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों क्या रहेगा, ग्राम में रहेगा। अब सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को हम ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा। तो कितना है, 22 ग्राम सॉल्यूट का है, 122 ग्राम सॉल्वेंट का है, सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 144 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ बेंजीन का कितना मास दिया है, 22 दिया है, तो 22 अपॉन मास परसेंट है ना, तो 100, 144 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, 15.28% का बेंजीन का निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब मास परसेंट जो होगा CCl4 का अगर देखें हम, तो CCl4 का कितना है, 120 मास है, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास ऑफ सॉल्यूशन 144 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा, 84.72 अप्रॉक्स आ जाएगा इसका आंसर। ये मास परसेंट बेंजीन का है और ये मास परसेंट CCl4 का है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन में दिया है आपका कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो ना, जो पीछे वाला है, कि मान लो एक का परसेंटेज निकला है, उसको 100 से माइनस कर दो, दूसरे का निकल जाएगा, ठीक है। चलो, अल्टरनेटिव मेथड भी होता है, ठीक है। तो 30% जो इसमें दिया है, बेंजीन दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो मोल फ्रैक्शन हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मास ऑफ बेंजीन कितना होगा, 30% बाई मास मतलब क्या हो गया, तो मास ऑफ बेंजीन कितना है, 30% बाई मास मतलब 30 ग्राम बेंजीन है, ठीक है। और सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम, सॉल्यूशन का मास कितना होगा, सॉल्यूशन का मास, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम होगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट है ना, तो मास ऑफ CCl4 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में से क्या करेंगे हम, सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे, तो हमको सॉल्वेंट का मास पता चल जाएगा, 70 ग्राम, ठीक है। तो हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा, एक बार बेंजीन का मोल निकालेंगे और सॉल्वेंट का मोल निकालेंगे, CCl4 का। देखो, मोल्स ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, देखो मोलर मास क्या होता है बेंजीन का, बेंजीन का मोलर मास क्या हो जाएगा, C6H6 होता है ना, मोलर मास बेंजीन का क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है, ठीक है। तो इसका मोलर मास हो जाएगा
12 से 6 72 और 78 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास हो गया। ठीक है, तो मोल कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, मास अपान मोलर मास। मोल्स ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, C6H6। बेंजीन क्या हो जाएगा 30, मास अपान मोलर मास 78, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.385 मोल बेंजीन के निकल गए। अब मोल फ्रैक्शन निकल सकता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इसको सॉल्वेंट का निकाल लें। मोल ऑफ CCl4, मास अपान मोलर मास, मास कितना आया है 70। ठीक है, मोलर मास CCl4 का होता है 154। ठीक है, 154 इसका मोलर मास होता है। ठीक है ना, 35.5 जो होता है क्लोरीन का, और कार्बन का हो जाता है 12। तो यहाँ से ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 0.455 मोल। अब मोल फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसका मोल निकालना है उसका ऊपर अपॉन टोटल मोल नीचे। ठीक है, तो चलो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6 क्या हो जाएगा हमारा, मोल्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मोल कितना निकाले हम 385। ठीक है, अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल जो होगा मोल्स ऑफ बेंजीन, ठीक है, सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, कितना कैलकुलेट किए थे 455.455। इसको अब कैलकुलेट करने पर आ जाएगा हमारा बेंजीन का मोल 0.458। ये तो बेंजीन का मोल हो गया। अब मोल फ्रैक्शन जो होगा CCl4 का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1 होगा। एक का पता चल गया तो 1 से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.458, तो ये हमारा हो जाएगा 0.542। ये मोल फ्रैक्शन CCl4 का भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में सिर्फ बेंजीन का पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, 30 ग्राम कोबाल्ट सेकेंड नाइट्रेट हेक्सा हाइड्रेट। ठीक है, जो ये दिया है 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसका मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है मोलरिटी के लिए हमको मोल्स, मोल पर लीटर होना चाहिए। ठीक है, मतलब मोल पता होना चाहिए। तो मास दिया है इसका, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, मोल पता चल जाएगा। देखो कोबाल्ट का जो होता है मोलर मास 58.7 और 58.9 होता है। ओवरऑल हम निकालते हैं यहाँ से मोल्स ऑफ कोबाल्ट NO3 होल ट्वाइस इंटू 6H2O। तो इसका मोल कैसे निकलेगा, मास अपॉन मोलर मास 30, इसका मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 291। ठीक है, 291 इसका मोलर मास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसको क्या करेंगे हम, मोल कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास हो जाता है। तो यहाँ से इसका मोल हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मोल कैलकुलेट करने पर आएगा इसका मोल कैलकुलेट करने पर आएगा 0.1030। ठीक है, ये इसका मोल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब वॉल्यूम दिया है यहाँ पर 4 पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 4.3 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, जीरो, कितना कैलकुलेट करें हम 0.1030। ठीक है,
1030 और यहाँ से 4.3 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको फिर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.23 मोलर, ठीक है ना। मोलरिटी को हम एम, कैपिटल एम से दिखाओ या फिर ऐसे लिख दो 0.23 मोल पर लीटर, ठीक है। ऐसे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसकी यूनिट हो जाती है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml, मतलब 500 ml इसमें वाटर मिला दे रहे हैं। देखो डाइल्यूशन वाला आ गया ना, तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, सिंपल था, इससे लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर डाइल्यूशन के लिए हमने क्या अभी सीखा है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। आपको पता है M1 कितना है, 0.5 मोलर, ठीक है। V1 कितना है, 30 ml। अब M2 हमको फाइंड करना है मोलरिटी, और V2 कितना दिया है, 500, ठीक है ना। मतलब 500 इसमें डाइल्यूटेड कर दे रहे हैं। तो बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। V2 हमारा क्या हो जाता है, डाइल्यूशन के बाद, वॉल्यूम हो जाता है। अब देखो यहाँ से M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 30/500, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 15/500। तो ये हमारे वैल्यू आ जाएगी 0.03 मोलर, ठीक है ना। 15/500, तो 0.03 मोलरिटी इसकी कैलकुलेट हो गई है डाइल्यूशन के बाद। M1V1 इसी पे पुट कर दो ना, डाइल्यूशन के लिए जब भी आए तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मतलब बोल रहा है कि अगर इतने केजी का हमको सॉल्यूशन बनाना होगा तो उसका मास कितना यूरिया चाहिए हमको, ठीक है। तो ये एक डेटा दिया है यहाँ पर 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। देखो इस डेटा का यूज करके हम कैलकुलेट कर लेंगे मोल, ठीक है ना। तो मोल हमको पता चल जाएगा। देखो 0.25 मोलल मतलब हो जाता है कि जो मोल्स ऑफ यूरिया है, यूरिया वो कितना है, 0.25 मोल, ठीक है ना। कितने में, इसका मतलब क्या होगा, 1 kg सॉल्वेंट में। तो हमको इससे दो चीज पता चल रही है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 1 kg, मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। और यूरिया का मोलर मास देखो क्या होता है, मोलर मास जो होगा यूरिया का हो जाता है, इसको कैलकुलेट करके तो इसका मोलर मास आ जाता है 60 ग्राम, ठीक है। मोलर मास कैलकुलेट करना आता है ना आपको सभी को, ऐसा ना हो कि भाई ये मोलर मास डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि कहाँ से आया है, ठीक है। सबका एटॉमिक मास को कैलकुलेट रख के क्या कर देंगे हम, टोटल कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा मोलर मास। अब देखो आपको पता है मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं यूरिया का। यूरिया का मास कितना आएगा, मोल जितना है 0.25 मोल है, उसमें हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 15 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर 15 ग्राम 1 kg में है, ठीक है ना। 1 kg तो सॉल्वेंट का है ना, तो ये सॉल्यूट का निकला है हमारा, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, ये तो सॉल्वेंट है ना 1 kg,
क्योंकि हमको जो फार्मूला होता है मोललिटी का, मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ से हमको मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1 kg, ठीक है। और 15 ग्राम है, तो यहाँ से ये कैलकुलेट करके आएगा, मान लो कि 1000 ग्राम प्लस 15 ग्राम, ये आएगा हमारा 1015 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 1.015 kg, ठीक है। तो इसका मतलब जो 15 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है, वो 1.015 kg सॉल्यूशन में है। तो 2.5 kg में कितना मास आएगा यूरिया का, ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम। एक क्वेश्चन और है, अभी आप लोग करेंगे उसको, मैं इसको सॉल्व कर दूं। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया कि 1.015 kg सॉल्यूशन में कितना यूरिया है, 15 ग्राम यूरिया है, ठीक है। तो 1 में कितना हो जाएगा, 1 kg में कितना हो जाएगा, 15/1.015, ठीक है। पूछा है हमारा 2.5 सॉरी, पूछा है हमारा 2.5 kg में कितना होगा, तो 15/1.015 इंटू 2.5 kg, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 37 ग्राम, ठीक है ना, कैलकुलेट हो गया ये। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप करेंगे, ठीक है। और ना होगा तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं डिस्कस कर लूंगा। इजी है, हो जाएगा। इसमें पूछा है पहले मोलरिटी निकालने को, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। मोलरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन, मतलब सबसे पहले हमको मोल कैलकुलेट करना है। 20% दिया है पोटेशियम आयोडाइड की डेंसिटी, डेंसिटी यहाँ से दी है ना, अब डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की, ठीक है। तो मान लो कि 20% अगर लिखा है यहाँ पर 20%, तो 20% हमारा क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है। बाई मास दिया है ना, तो 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। अब देखो, सॉल्यूशन का मास दिया है, डेंसिटी दी है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू निकाल लेंगे हम यहाँ से, ठीक है ना। डेंसिटी दिया हुआ है यहाँ पर, और सॉल्यूशन का मास हम देख इससे इस डेटा से पता कर लिए हैं, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करना है इसको खुद से, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी को, या फिर सॉल्वेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है।